बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और या मकबूल जान के साथ। नाजरीन, अमेरिका के अंदर जो प्रेस है वो पाकिस्तान के हवाले से क्या चीज़ें शाया कर रहा है, पाकिस्तान की तारीफ़ किस अंदाज में की जा रही है। कल भी हमने अपने प्रोग्राम में बात की थी कि ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद पाकिस्तान के बारे में अमरीकी सोच में क्या तब्दीली आई है। कल जो उन्होंने कानून पेश करना था अपने असम्बली के अंदर, अपने सेनेट के अंदर, उसमें भी तरमीम कर दी गई। पहले उस कानून के अंदर पाकिस्तान के हवाले से जो है उस पर तनकीद का निशाना बनाया गया था, ऑडिट की बात की गई थी। कैमरॉन मंटर जो है अमेरिका के सफ़ीर पाकिस्तान में रहे, उन्होंने ख़िताब किया और ख़ास तौर के ऊपर ये बात सामने आई। उन्होंने ये बात कही कि अब पाकिस्तान पर डू मोर का कोई दबाव नहीं है अमेरिका की जानिब से। आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात की सूरत क्या हो सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही कल खानेवाल के अंदर ज़िमनी इंतखाब है और एक बार फिर एक रवायती जो जमातें हैं अपोजिशन की वो आमने सामने हैं। इस बार जो मुस्लिम लीग नून बामुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इल्ज़ामात की जो है वो इस वक्त बारिश हो रही है एक दूसरे की तरफ से, और एक दूसरे पर पैसे लेने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि पैसे फेंक कर वोट ख़रीदा जा रहा है। किसने क्या इल्ज़ाम लगाया इसकी भी बात करेंगे। साथ ही जिक्र होगा गवादर के जहाँ धरने का 31वां रोज़ है, और आखिर मौलाना हदायतुर्रहमान जो हक दो गवादर तहरीक के सरबराह हैं उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही, इस पर होगी बात। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह साहब, सेमिनार हुआ इस्लामाबाद में, वहाँ पे साबिक सफ़ीर अमरीकी उन्होंने ख़िताब फरमाया यहाँ पे, लेकिन जो बात कही कि भी आजकल के हालात के अंदर पाकिस्तान पर अमेरिका की जानिब से डू मोर का कोई दबाव मौजूद नहीं। कैमरन मंटर, चूँकि मैं उस साथ काफ़ी मुलाकातें मेरी रही हैं, जिस ज़माने में मैं यहाँ पर आर्कियोलॉजी में था, तो वो इस पर वज़ीर ख़ान की मस्जिद में काम करवा रही थी, अमेरिकन एम्बेसी जी। तो कैमरन मंटर जो है, मैंने इसको देखा कि उसको कम से कम 8 या 9 ज़ुबानें आती हैं। 8 या 9 ज़ुबानें, जिनमें से अरबी और फ़ारसी वो ऐसे बोलता था जैसे वो बॉर्न अरबिक हो। अच्छा। और वो जो उसके अशार लिखे हुए थे सारे के सारे उसके, वो सारे के सारे उसको वैसे मतलब मीनिंग समेत समझ आते थे। अच्छा। तो वो वैसे वज़ीर ख़ान में जब वो आता था तो ख़ास तौर पे बहुत उसको अप्रिशिएट करता। उसको फिर बाद में उन्होंने इराक़ में सफ़ीर लगाया था। तो गुज़ार बात है, इस तरह का वो तेज़ आदमी था। कैमरन मंटर जो है, ये इस वक्त, इससे पहले आपको याद होगा कि इस वक्त एक उस लॉबी में था कि जो लॉबी चाहती थी कि अमेरिका जो है ये किसी तौर पर भी वहाँ से ना निकले और तालिबान के साथ। आपको याद होगा कि उसने बाकायदा एक मुहिम चलाई थी कि अमेरिका एक डिफीट खा रहा है और ये ज़िल्लत में डिफीट हो रही है, सब कुछ हो रही है। अब ये चूँकि अमेरिका मफाद के ऊपर चलते हैं, मुझे अच्छी बात ये लगती है कि अमेरिका का जो थिंक टैंक है ना, वो अपनी बात नहीं सोचता, अमेरिकन मफाद में सोचता है। इस वक्त उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया है कि अगर हम पाकिस्तान से निकलते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम साउथ एशिया से निकल गए। फिर कौन जानता है क़यामत के नाम को कौन का। यही सोच थी 1971 में। जो पेपर्स अगर निकाले ना, तो उस वक्त जो उसकी निक्सन की और उसकी किसिंजर की बातें हैं वो आती हैं, तो वो कहते ये हैं कि हमने कहा कि अगर एक दफ़ा इंडिया आ गया वेस्ट पाकिस्तान के अंदर, तो फिर अमेरिका जो है इस पूरे खित्ते से आउट हो जाएगा और फिर क्रिमलन से लेके वहां तक खलीज बंगाल तक सिर्फ से रूस रह जाएगा। तो अब पाकिस्तान के बारे में वो उन्होंने जो कल बिल जो उसको वह सॉफ्ट इमेज बिल्टअप हो रहा है, पाकिस्तान इज बिकमिंग द डार्लिंग ऑफ द यूएसए, जैसे कहते हैं वो सूरत यार। मेरे ख्याल रियाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, अमेरिका में सफ़ीर भी रहे हैं, इनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, ये बताइएगा कि जो बदलती हुई सूरत हाल है अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमेरिका की सोच में जो तब्दीली आई है पाकिस्तान को लेकर, आप उसको क्या समझते हैं, किस तरह समझते हैं, कितनी अच्छी ये डेवलपमेंट है? देखिए, ये इस वक्त तो हालात बड़े फ्लूइड हैं। कोई क्लियर इंडिकेशन अमेरिका से नहीं आया। आपको पता है हमारे वजीर आजम तो टेलीफोन का इंतजार करते रहे बहुत अरसा, टेलीफोन तो आया नहीं। तो मकसद सिर्फ ये है कि देखिए, अमेरिका ने एक बुनियादी फैसला ये किया है कि उन्होंने हिंदुस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर तस्वर कर दिया। अब उसमें ये है कि अगर आप उनके जो मुआहदे हुए हैं, जो हिंदुस्तान और अमेरिका के फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट्स हुए हैं 4,
तो वो अमेरिका के लिए बहुत अहम है, इसलिए कि अगर अमेरिका चीन की कंटेनमेंट पॉलिसी पे अमल करता है, जिसपे वो इस वक्त अमेरिका में यानी कंप्लीट कंसेंसस है कि हमारा असल दुश्मन आइंदा इस सेंचुरी में जो होगा वो होगा चीन, और उसके बाद है रूस, उसके बाद है ईरान। ना पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इस वक्त, क्योंकि हम ये नहीं सोच पा रहे क्लियरली कि हमने क्या करना है। अब देखिए, एक जमाने में वो बैलेंसिंग एक्ट वगैरह ये चीजें होती थी, अब वो बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। वो हमें छोड़े या ना छोड़े, मेरी राय में हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, पाकिस्तान को अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए कि हम इस खित्ते में जो रहते हैं हम किस तरह इससे फायदा उठा सकते हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, मगर वो उसे मैं तो कम से कम उसे मेरी राय तो ये है कि ये एक जिसे कहते हैं ना वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। किसिंगर ने एक दफा कहा था कि टू बी एन एनिमी ऑफ the United States is worse, but to be a friend of the United States is bad. I think it was the reverse. It's worse. हाँ, yes, as you said. हाँ, तो मकसद ये है कि इस वक्त हालात बड़े नेबुलस हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में तेजी आई, यानी इन द कॉन्फ्रंटेशन सेंस, कंपटीशन, देखिए इस वक्त 3 स्टेजेस है ना, कोऑपरेशन, कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पीछे इनकी आपस में बात हुई है शी और बाइडेन की, इसमें थोड़ा बहुत मामला संभला है, और मेरा ये ख्याल है कि आइंदा भी ये कोशिश इनकी यही होगी कि किसी ना किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा साहब, एक छोटा सा अर्ज करूं कि इस वक्त सूरत ये निकल रही है जो कि पाकिस्तान को बीच में डाल के चीन और अमेरिका जो है किसी ना किस तरह एक कोऑपरेटिव मूड में आ जाए, जैसे वो अफगानिस्तान में था कि 90% के करीब माइंस के ठेके हुए के उनके पे थे, और अमेरिकन चीखते थे कि वी आर पेइंग फॉर द सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज कंपनीज। लगता यह है कि रिसेंट क्राइसिस में यूक्रेन जो है और रशिया जो है वो ज्यादा उनका फोर्थ फ्रंट पे आ गया है, खास तौर पे उसकी वजह से, और जिसकी वजह से ये पाकिस्तान जो है थोड़ा सा डार्लिंग बनना शुरू हो गया हुआ है। लेकिन आप क्योंकि ज़ाहिर बात है सीजन आदमी है, ये बताइएगा कि इस तरह की सिचुएशन में पाकिस्तान का रोल क्या एनहांस हो सकता है अमेरिका के साथ, कि जब अमेरिका चीन को एक तरफ रख के रूस के साथ और यूक्रेन में अपने अड्डे इकट्ठे करने शुरू कर दे? ऐसा मेरी राय तो ये है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो अमेरिका और चीन के दरमियान कोई रोल प्ले कर सके। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, साफ वो ये है कि हमारी उस किस्म की क्रेडिबिलिटी अब अमेरिका में नहीं है, और उसके अलावा मेरा ख्याल है कि चीन में भी कुछ थोड़ी बहुत कमी आई है। तो मेरी ये राय है कि हमारा वो रोल बनता नहीं है अभी। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसी स्टेज पे कहीं कहा था कि पाकिस्तान कोई रोल प्ले करेगा, मगर मेरी राय में जरा मुश्किल है। और देखिए, हाथियों की लड़ाई में मेरा ख्याल है कि हमें जरा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये अब वो जमाना नहीं है जो किसिंगर और निक्सन, और उस वक्त तो आपको पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां थी, ये चेयरमैन माओ और वो बड़े समझदार लोग थे, बड़ी दूर की सोचने वाले लोग थे। आइंदा इस वक्त जो लीडरशिप है वो अमेरिका में तो खास तौर पे काफी कमजोर सीन है, और वहाँ पे बहुत सख्त कंफ्यूजन है। उनके असल मसले जो हैं अमेरिका के वो इंटरनल हैं। इस वक्त वहाँ पे बहुत सख्त सिचुएशन जो है वो इंटरनली गंभीर है, और वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बाइडेन साहब की पोजीशन तो कमजोर पड़ती जा रही है। उनके साथ जो वो बेगम है, वो कमला या क्या नाम है उनका, उनकी पोजीशन भी खराब हो रही है, और यानी ये खतरा है। यानी इस वक्त जो
कहा जा सकता है। खतरा ये है कि अगली इलेक्शन में कहीं ट्रंप वापस ना आ जाए। तो ये चीजें जो हैं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, दूसरी चीज ये है कि अमेरिका और चीन में बहुत से चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, बहुत। ये अब वो जमाना नहीं है कि वो एक तो जमाना, जिस जमाने की आप बात कर रहे थे 70s की, तो उस जमाने में उनकी कोई आपस में बातचीत नहीं थी। उनकी सिर्फ 2 चैनल थे, एक पोलैंड था, ये वहाँ जाते इनके सफीर मिलते थे, और एक पाकिस्तान था। और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसमें बहुत काम हुआ था पहले, यानी ग्राउंड वर्क जिसे कहते हैं ना, वो ग्राउंड वर्क बहुत हुआ था। उसकी मेरा ख्याल है इस वक्त हमारे पास वो यानी कि काबिलियत नहीं है, मेरा जहाँ तक मेरा अंदाजा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। रियाज सुखना साहब बड़ी तफसील से बता रहे थे। बात वही है, कुछ उन्होंने इशारा दिया कि हमारी औकात नहीं है। जो इमरान खान साहब ने ये कहा है ना कि हम चीन और अमेरिका, देखिए लेकिन एक तरफ हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो इम्पोर्टेंट है, कि अमेरिका भी जो है एक सॉफ्ट, दोनों हमारे लिए। रियाज खोकर साहब कह रहे हैं कि असल करते हैं कि एक उनके 4 एग्रीमेंट्स हैं इंडिया के। अब इंडिया के एग्रीमेंट्स अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इंडिया की क्रेडिबिलिटी 2 वजह से खराब हुई। एक अफगानिस्तान की वजह से इंडिया की क्रेडिबिलिटी खराब हुई है, और दूसरा मैं भी ऑकस की रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि अमेरिका ये समझता है कि लड़ना सिर्फ इंडिया ने था ऑन द ग्राउंड, ना जापान ने लड़ना है, ना ऑस्ट्रेलिया ने लड़ना है, ना किसी और ने। अमेरिका ने भी समुद्रों में रहना है, तो वो तो मसला हो जाएगा, तो ये लड़ नहीं सकेंगे। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, इसीलिए आपको बताया ना कि अभी जो प्रेसिडेंट जी गए हुए थे अमेरिका में जाके, तो उन्होंने बाकायदा मुलाकात की है। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि वो ज़माना गुजर गया कि जब हम किसिंजर को छुपा के एक जहाज़ के अंदर मौजूद से मिलाने ले गए थे, और किसिंजर ने आके बताया भी नहीं था, और फरवरी में अचानक जाकर निक्सन जाकर उससे मिल आया था। वो ज़माने गुजर गए। अब वो जाहिर बात है 70% मामला और है अब पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अमेरिका को ख्वाब तो नहीं आना ना कि अचानक वो खड़े होकर वहां पर पाकिस्तान के साथ सारे इल्जाम ड्रॉप कर दे। एक जमाना था कि उसके अंदर लिखा हुआ था कि जिस एस्टॉनिशिंग जो विक्ट्री है अफगानिस्तान में तालिबान की, ये पाकिस्तान की वजह से है। और 22 साल का हिसाब लेंगे कि कौन पनाह देता रहा, कौन पैसे देता रहा। ये तो बहुत लंबी चौड़ी, बड़े खौफनाक किस्म पाबंदियों की सिफारिश की गई थी उसके नतीजे में, सारा कुछ खत्म हो जाए। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है, और उसकी मैं आज वो शायद वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना में दूर हो चुके हैं। उनका इस वक्त लड़ाई का फोकस बन गया हुआ यूरोप, क्योंकि यूरोप में 2 चीजें बताऊं। अगर आज रूस जो है किसी न किसी से नाराज हो जाए, तो यूरोप के चूल्हे बनना बंद हो जाएंगे, क्योंकि सारी गैस यूरोप से आती है। यूरोप का जो 50% पेट्रोल है, वो रूस सप्लाई करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है, यूक्रेन और रूस में जो मामला चल रहा है और क्या बिल्डअप हो रहा है। मेरा ख्याल है कल पे हम इस पे, लेकिन कल तो हम सकूत ढाका के ऊपर करेंगे। बड़ा तफसीली मौजू है, किसी आइंदा प्रोग्राम पे इस पे बात करेंगे। यहाँ ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र होगा कुछ सियासत का।